नमस्कार मित्रों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है, अभी हाल ही में आपने देखा महाराष्ट्र में जो राजनीतिक हलचल मची हुई है, तो उसके संबंध में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महेश्वर मणि त्रिपाठी जी, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से, और बड़े भैया मौजूद हैं हमारे साथ PM पांडे जी। आप लोगों का स्वागत है जी। तो महेश्वर जी, हम आपसे पहला प्रश्न करना चाहेंगे कि अभी हाल ही में जो राजनीतिक उठापटक आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? थोड़ा दर्शकों को समझाइए इस संबंध में। देखिए, जो महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उठापटक आपको दिख रहा है जी, यह एक पुराना षड्यंत्र है जो महाराष्ट्र के राजनीतिक DNA में समाया हुआ है जी, और वर्तमान में जो हो रहा है वह वो जो पुराने लक्षण थे के वह प्रदर्शित हो रहे हैं, दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज की बात है और तत्काल में ऐसी घटना घट गई है। ये पहले आपको याद होगा मालेगांव विस्फोट में जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा सिंह को फंसा दिया गया था, उनका स्कूटर एक जगह मिला, फिर उनको जो है पकड़ा गया, उनको तमाम तरह से टार्चर किया गया। अब आप आज की परिस्थितियों को जो मुंबई में चल रही हैं और उस समय की परिस्थितियों का जब आकलन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिसे हम रक्षक कहते हैं, जिस पुलिस को हम जो है समाज का रक्षक मानते हैं, वह महाराष्ट्र की पुलिस किस स्तर तक जो है हिंदुत्व के विरोध में खड़ी है। और भी जो है बहुत सारी बातें हैं जो समझ में आएंगी अभी चर्चा में, और भी आगे बातें जो है समझ में आएंगी आपको। तो महाराष्ट्र की जो राजनीतिक हलचल है, ये सिर्फ पैसे के लेन देन का मामला नहीं है, इसमें हत्याएं हैं, इसमें जो है अंतरराष्ट्रीय साजिश है और भी बहुत सारा मसाला इसमें है। अब रही बात जो है इसका किस हद तक जो है निष्पक्ष ढंग से इस मुद्दे की जांच होती है, उसके बारे में भविष्य में देखना होगा, फिर देखते हैं क्या परिणाम निकलता है। PM पांडे जी, हम आपके पास आना चाहेंगे कि आपका इसके संदर्भ में क्या विचार है? जो महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं पुलिस के कई अधिकारी जो गिरफ्तार हुए हैं और अंबानी जी के घर के बाहर जो छड़ें बरामद हुई हैं स्कॉर्पियो में, तो ये क्या एकाएक ऐसी घटनाएं जो महाराष्ट्र में हो रही हैं या पूर्व में हुई घटनाओं से इसका क्या संबंध है? थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए आप। महाराष्ट्र में जब भी कांग्रेस की या एनसीपी की सरकार रहती है जी, तो वहां एक चीज देखने को मिलता है कि हिंदू विरोधी चीजें या हिंदू विरोधी घटनाओं की बाढ़ सी आ जाती है। जी, इसके लिए आप इनकी पूर्ववर्ती गवर्नमेंट देख लीजिए, 5 साल पहले जो भाजपा की गवर्नमेंट थी, उसके पहले जो ये 15 साल शासन किए उस दौरान देख लीजिए, या आप 2009 का भी भाई साहब ने बताया त्रिपाठी जी ने कि 2009 में मालेगांव विस्फोट देख लीजिए, या अभी हाल ही में पालघर साधुओं को पुलिस के सामने डंडे से पीट के भीड़ ने, उन्मादी भीड़ ने मार दिया। तो ये नैरेटिव होता है, ये हिंदू विरोध का जो नैरेटिव होता है कि हमको हिंदू विरोध में काम करना है। और रह गई ये जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो ये गाड़ी में विस्फोटक छड़े बरामद हुई, तो इन सब के पीछे भी प्लानिंग यही है, हिंदू विरोधी है। और इसके पीछे ये है कि मुकेश अंबानी जो है आज एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। और दूसरी बड़ी बात, अगर आप पूरे भारत में उद्योगपतियों का आकलन कराएंगे तो केवल 2 लोग मिलेंगे आपको जो हिंदू हैं, उद्योगपति हैं, एक गौतम अडानी और एक मुकेश अंबानी। इधर आप जब से बीजेपी सत्ता में है सेंटर में, तब से आप देख लीजिए विपक्ष के निशाने पे हमेशा यही उद्योगपति रहते हैं। तो ये कहीं से नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ धन वसूली का मामला था या करप्शन का मामला था। मुझे तो इसमें लगता है इसमें कहीं ना कहीं एंगल जो है हिंदू विरोध का भी रहा है। और जिसमें से ये जो शिवसेना है या उद्धव ठाकरे हैं, इन्होंने कट्टर हिंदुत्व की बनाई थी, कहीं कहीं इससे पीछे जाती शिवसेना दिख रही है।
जी महेश्वर जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। ये जो अभी कुछ दिन पहले जो पालघर में दो साधुओं को पीट पीट कर उनकी निर्मम हत्याएं हुई थी, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो गलती हुई है महाराष्ट्र सरकार से या महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन से, उसका खामियाजा उनको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है? असल में देखिए, ये उनको नहीं भुगतना पड़ रहा है। उनको क्या भुगतना पड़ रहा है? ये महाराष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है, वहाँ की जी जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये आप नहीं कह सकते हैं कि जो है वहाँ के किसी राजनीतिज्ञ को इसका जो है परिणाम, दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है, या पुलिस को क्या फर्क पड़ता है? पुलिस के सामने दो साधुओं की निर्ममतापूर्ण हत्या हो गई, सैकड़ों लोगों के ऊपर जो है एक तुष्टीकरण के तहत या दिखावे के लिए एफआईआर दर्ज हुई, और उसमें सबको जो है एक तरह से बरी कर दिया गया। तो उसमें हानि किसकी हुई? हानि तो उनकी हुई जो साधुओं के साथ एक ड्राइवर 3 लोगों को पीट पीट कर मार दिया गया। जी और सबसे बड़ी बात है, इसमें आप एक एंगल देखिए कि जब अखलाक के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो उस पर एक बड़ा गिरोह जो है, जो सोशल मीडिया से लेकर जिसको आप कह सकते हैं बौद्धिक आतंकी, जिन्हें मैं मानता हूँ, उनका एक गिरोह है, वो एक तरह से टूट पड़ता है इस मुद्दे पर। लेकिन जब उन दो साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट पीट कर हत्या हुई तो उसे एक नॉर्मल दुर्घटना मान लिया गया। तो इसको इस तरह से सेट किया जाता है कि जब एक वर्ग विशेष के लोग पीड़ित होंगे तो उस पर पूरा एक गैंग चुप्पी साध जाएगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, उसको एक साधारण घटना मान लिया जाएगा। और वहीं कहीं अगर एक आसिफ को 2 थप्पड़ मार दिया गया तो पूरा का पूरा ट्विटर, पूरा का पूरा सोशल मीडिया जो है एकदम उबाल में आ जाएगा और उसको एक अलग एंगल से, हिंदू मुस्लिम का एंगल से दिखाना शुरू कर देगा। तो वहां पर जो महाराष्ट्र में जो भी हो रहा है, जैसा कि पांडे जी ने कहा कि जो पूर्ववर्ती भाजपा के अलावा जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, वहां से यह षड्यंत्र चला आया है। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, ये सामान्य षड्यंत्र नहीं है। इस षड्यंत्र में 2 तरह के लोग शामिल हैं। पहले तो वो लोग शामिल हैं जो उनको आप कह सकते हैं क्रिप्टो क्रिश्चियन मानसिकता के हैं। नाम तो उनके हिंदू जैसे हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं जो है अंतरराष्ट्रीय गिरोहों से जो है फंडिंग पाते हैं और देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए उनका प्रयास रहता है। दूसरे वे लोग हैं जो रोटी के लिए जो है दिन रात बेटी बेचने पर उतारू हैं और उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हिंदू समुदाय के लोग हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 400-500 सालों में किस तरह से लोगों ने जो है भयवश या डरवश, अथवा कहिए कि जो है संपत्तिवश, लालचवश जो है किस तरह से अपना कन्वर्जन कर लिया, या नहीं कन्वर्जन किया फिर भी वो किस तरह से जो है अंग्रेजों का उन्होंने सहयोग किया, मुगलों का उन्होंने सहयोग किया। तो सिर्फ उस धारणा के लोग अब भी भारत में हैं जो हिंदू होते हुए भी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हैं और इस प्रकार के षड्यंत्रों को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें आप देखिए, आप 26/11 के हमले को देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से एक वर्ग विशेष को आतंकी घोषित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक साजिश की गई। आप सोच के देखिए कि कसाब जो अजमल कसाब जो पकड़ा गया 26/11 के हमले में, वह जो है हाथ में कलावा बांध कर आता है। आप सोच के देखिए कि जो मुस्लिम वर्ग कहता है कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेगा, या फिर जो है वो किसी मंदिर में नहीं जाएगा, बुत परस्ती नहीं करेगा, ऐसा कोई प्रतीक नहीं अपनाएगा जिससे कि उसके धर्म पर कोई जो है समस्या है या उसका धर्म उससे प्रभावित हो, वह कसाब छल छद्म के लिए एक जो है छद्म युद्ध करने के लिए हाथ में कलावा बांध कर आता है। इसको साधारण तरीके से नहीं ले सकते हैं। ये एक दशकों से चली आ रही साजिश है जिसके लिए बहुत ही मनन चिंतन करने की जरूरत है। जब आप जो है इनको एक दूसरे से जोड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र जो है सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। जैसा कि अभी पांडे जी ने कहा कि जो अंबानी के घर के सामने जिलेटिन की छड़ें पाई गई, वो साधारण सी बात नहीं है। आप सोच के देखिए कि एक पुलिस अधिकारी सिर्फ वसूली के लिए ऐसा नहीं करेगा, इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाएगा। और इसमें यह मान के मत चलिए कि सिर्फ सचिन वाजे ने किया है, इसमें जो है
ऊपर से लेकर नीचे तक राजनीतिक हस्तियों की मिली भगत है। अब यह अलग बात है कि वो एक अधिकारी है तो उसे बलि का बकरा बना दिया जाएगा और राजनीतिक हस्तियां जो है बच निकलेंगी। लेकिन यह स्पष्ट रूप से कि ये अंबानी का या अडानी का जो विरोध हो रहा है, उनके घर के सामने जो जिलेटिन की छड़ें रखी जा रही हैं या उनको धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, वो एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। वह जो है, चूंकि यह सत्य है कि वर्तमान में अडानी और अंबानी हिंदू समुदाय के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। और भी उद्योगपति हैं, वो भी बिजनेस करते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए, कांग्रेस के मुखिया के द्वारा किसी अन्य का नाम लिया जाता है? पूरे विपक्ष के लोग सिर्फ अडानी और अंबानी का नाम ले रहे हैं, जबकि देश में लाखों उद्योग हैं, लाखों उद्योगपति हैं, उसमें कुछ हिंदू भी हैं, कुछ मुस्लिम भी हैं, लेकिन जो शीर्ष पर पहुंचे लोग हैं उनके विरोध में यह सारी जो है षड्यंत्र किए जा रहे हैं, ताकि देश का जो एक शांति वाला माहौल है, देश का जो आर्थिक विकास है, उसको प्रभावित किया जा सके। क्योंकि विपक्ष की जो दाल है तभी गल सकती है जब देश का आर्थिक विकास रुक जाएगा, देश में अराजकता की स्थिति होगी, अस्थिरता की स्थिति होगी, देश के बड़े उद्योगपति जो हैं वो भारत छोड़कर भाग जाएंगे अपनी सुरक्षा के लिए, अपने जान माल की सुरक्षा के लिए, तब देश के विपक्ष की दाल गल पाएगी। और यह सारा षड्यंत्र इसी को लेकर है, ऐसा मेरा मानना है। जी, ये पांडे जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि मुंबई में बड़े बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है जो लोग, तो क्या आपको लगता है कि नेताओं पर भी ऐसी कार्रवाई होगी जो इसमें संलिप्त होंगे या जो संदिग्ध होंगे? देखिए, नेताओं पे कार्रवाई की बात तो आप कर रहे हैं जी, तो कार्रवाई किसको करनी है? सरकार को। राज्य सरकार में बैठे हैं 3 लोग जी, इनका केवल आपस में तालमेल यही है सत्ता का दोहन, चाहे जिस तरीके से सत्ता का दोहन, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना अभी हाल ही में चुनाव लड़े तो अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग, लेकिन सरकार बनानी साथ मिलके, तो सरकार बनाई साथ मिलके केवल इसलिए सबका अपना सत्ता का दोहन। तो इसके लिए आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि नेताओं की कार्रवाई होगी? मुझे तो कम ही आशा लग रही है। इस तरीके से एक एएसआई को, सब इंस्पेक्टर को डिफेंड करने के लिए खुद मुख्यमंत्री विधानसभा में उसका पक्ष रखते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि गृह मंत्री पे कुछ कार्रवाई होगी या कोई नेता इसकी जद में आएगा। हाँ, कमिश्नर थोड़ी दिक्कत कर रहे थे तो कमिश्नर को तुरंत ट्रांसफर करके हटा दिया गया, उनकी जगह दूसरे तोते को बैठा दिया गया। अब रह गई बात कि उद्धव ठाकरे क्या करते हैं। अगर ये जांच एनआईए ना करती तो शायद आप इतनी भी बात या इतनी भी सच्चाई तक खुलकर नहीं आ पाती, उसको भी दबा दिया जाता। इसके पहले 2 साल से गवर्नमेंट चल रही है, मुंबई में कितनी घटनाएं हो गई, कितनी अराजकताएं हुई और सारे जितनी जांचें हुई सबको कहते ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अभी तक मामला जैसे मीडिया ट्रायल से बाहर होता है वैसे मामले को खत्म कर दिया जाता है। तो मैं अभी आप पत्रकार आत्मा गोस्वामी को देख लीजिए, जबरदस्ती मुद्दा बना के, जबरदस्ती उनके घर से घसीट के उनको जो है अपराधी बनाया जा रहा था। तो न्यायालय ने उनको जो है रिलीफ दी, नहीं तो कोई कसर मीडिया को चिप कराने के लिए सरकार ने छोड़ा नहीं। तो मुझे तो आशा नहीं लगती है कि कहीं से नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि सब थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो अब आगे देखिए होता क्या है। महेश्वर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार को जरूर इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? और क्योंकि जो महाराष्ट्र का प्रशासन है या महाराष्ट्र की सरकार है, कहीं ना कहीं वो खुद संदिग्ध के घेरे में है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, आप थोड़ा बताइए। असल में देखिए, केंद्र सरकार जो है वो हस्तक्षेप अभी नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए। अगर राजनीतिक लाभ की बात की जाए तो करना भी नहीं चाहिए, और इसीलिए केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर भी नहीं रही है। क्योंकि जो महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार है वो अपने कुकर्मों से जो है जनता के बीच इतनी अलोकप्रिय हो जाएगी ऐसा करते करते कि फिर उसका वापसी संभव नहीं हो पाएगा। और एक बात और है, मुझे जो समझ है, मैं जहां तक समझ रहा हूं कि भाजपा की जो केंद्रीय सरकार है वो इसलिए भी चुप है ताकि यह लोग गलतियों पर गलतियां करें और जो है जनता के
जनता के सामने जो है एक्सपोज हो, और ये हो भी रहे हैं। अब सोच लीजिए आप कि कल तक जिस परमवीर सिंह को बहुत योग्य, बहुत ही बढ़िया आदमी बता करके जो है उसको कमिश्नर बनाया गया, और उसने आते ही आते अर्नब पर कार्रवाई की, जो है तमाम तरह का ऐसा उटपटांग काम किया जिससे देखकर साफ पता चल रहा था कि एक तरफा कार्रवाई है। इसके बावजूद उसकी जो है तरफदारी की सरकार ने, आज उस अर्नब, उस परमवीर सिंह की आलोचना सरकार कर रही है। तो यह मानना कि जो है सरकार हस्तक्षेप करेगी, मुझे नहीं लगता कि सरकार हस्तक्षेप करेगी, बल्कि सरकार इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि जनता खुद सड़कों पर उतरे, या फिर जो है जो वर्तमान सरकार है या अपने कुकर्मों के द्वारा खुद इतनी अलोकप्रिय हो जाए कि अगली बार जब चुनाव में या गठबंधन उतरे तो इसका कहीं अता पता न हो। ठीक है मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा और इस पर आपके निजी क्या विचार है, आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो मैं सौम्य त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। पीएन पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।